वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को हम इंग्लिश में कहेंगे पंक्चुएशन मार्क्स। विराम चिन्ह का यह सेशन नंबर पहला है। अब क्या होता है विराम चिन्ह? देखो, अब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि देखो नाम में क्या है, विराम चिन्ह। चिन्ह से क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है कि अलग अलग साइन या सिंबल्स, अलग अलग चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। और विराम, विराम का अर्थ क्या होता है, आराम करना। तो देखिए, जब हम वाक्य बोलते हैं या एक दूसरे से संवाद करते हैं तो बोलते समय हमेशा हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं? नहीं। तो बोलते समय, बातचीत करते समय हम बीच बीच में रुकते हैं, कभी पॉज लेते हैं। तो ऐसे समय हम रुकते हैं, थोड़ा ठहराव लेते हैं, तो उसे कहा जाता है विराम चिन्ह। लेकिन देखो, अब हम बोलते समय तो चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, तो विराम चिन्ह का प्रयोग हम लिखते समय करते हैं। तो लिखते समय जहां पर कभी रुका जाता है, कितने समय के लिए रुका जाता है, कभी बहुत कम समय के लिए रुका जाता है, थोड़े कभी कभी ज्यादा समय के लिए रुका जाता है, तो ऐसे समय अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें कहते हैं हम विराम चिन्ह। अब देखते हैं विराम चिन्हों का अर्थ। विराम का अर्थ होता है विश्राम करना, विश्राम या रुकना। अपने विचारों, भावों को ठीक ठीक प्रकट करने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा हम रुकते हैं। तो इस प्रकार विराम चिन्ह हम किसे कहेंगे वह देखते हैं। विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से विचारों और भावों को ठीक ठीक प्रकट करने में सहायता अर्थात मदद मिलती है। तो इस प्रकार मैंने विराम चिन्ह की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखो, डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि लिखते समय भाषा में जब हम लिखते हैं तो उसके लिखित रूप में जब विशेष स्थानों पर रुका जाता है तो ऐसे रुकने वाले स्थानों पर अलग अलग संकेत वाले चिन्ह दिए जाते हैं। तो ऐसे चिन्हों को हम कहेंगे विराम चिन्ह। अब देखते हैं कि विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। पहला कारण है, विराम चिन्हों के प्रयोग से क्या होता है, भाषा में स्पष्टता तथा बोधगम्यता आ जाती है। लेखक के विचारों का सही अर्थ समझ में आ जाता है। देखो, कभी कभी जो संवाद होते हैं, वाक्य होते हैं, इसे चिन्ह लगाने पर उसका सही अर्थ लगाया जाता है। कभी कभी वाक्य एक होता है लेकिन एक ही वाक्य को हम अलग अलग अर्थ के साथ प्रयोग करते हैं जब उनमें अलग अलग चिन्ह अलग अलग शब्दों के बीच में लगाया जाता है। तो इस प्रकार लेखक के विचारों का सही अर्थ समझ में आने के लिए हम वाक्यों में या संवादों में विविध अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य में विभिन्न घटकों के बीच परस्पर उचित संबंध का पता लग जाता है तथा बलाघात और अनुतान में भी सहायता मिलती है कि वाक्य में या संवादों में किस शब्द पर, किस वाक्य पर अधिक जोर देना है, इसके लिए अलग अलग चिन्हों के प्रयोग से हमें समझ में आ जाता है। और इस प्रकार विराम चिन्हों की सहायता से
हम अलग अलग संवादों को लिखित रूप में भाषा के समझ पाते हैं। अब देखो, एक ही वाक्य किस अलग अलग विराम चिन्ह लगाने पर, अलग स्थान पर विराम चिन्ह लगाने पर या कौन से चिन्ह लगाने पर उसका अर्थ किस प्रकार बदलता है, यह देखते हैं। यहाँ पर मैंने वाक्य लिखे हैं, पढ़ते हैं। पहला वाक्य क्या है? रोको मत जाने दो। और दूसरा वाक्य क्या है? रोको मत जाने दो। मतलब एक ही वाक्य है, लेकिन देखो वहां पर चिन्ह, पहले वाक्य में रोको के बाद चिन्ह लगाया गया है कि रोको मत जाने दो। मतलब समझ में आ रहा है कि हमने बलाघात कौन से शब्द पर जोर दिया है कि रोको। अब दूसरे वाक्य में देखो, रोको मत, इसके बाद चिन्ह दिया गया है और आगे कहा है? जाने दो। तो देखो एक ही वाक्य है। पहले वाक्य में रोको मत जाने दो, मतलब उस व्यक्ति को रोक दीजिए, उसको मत जाने दीजिए, उसको जाने नहीं देना है। तो इसे चिन्ह से देखो एक ही वाक्य का किस प्रकार से मीनिंग बदल रहा है। अब दूसरे वाक्य में रोको मत जाने दो, मतलब जाने वाले व्यक्ति को रोको मत, उसे जाने दो। तो देखो वाक्य एक ही है, संवाद एक ही है, उदाहरण भी एक ही है, लेकिन चिन्ह का स्थान बदल देने से किस शब्द पर, किस वाक्य पर बलाघात पड़ रहा है यह समझ में आ रहा है और उसका वाक्य का अर्थ में भी परिवर्तन आ रहा है। पहले वाक्य में रोको के बाद विराम चिन्ह लगाने से उसे रोकने के लिए आदेश दिया जा रहा है, और वही वाक्य में, दूसरे वाक्य में रोको मत के बाद विराम चिन्ह लगाने से न रोकने के लिए आदेश किया जा रहा है। तो इन दोनों वाक्य के भाव केवल विराम चिन्हों को विराम चिन्हों के बदल कर लगाने से उनके अर्थ और भाव अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें समझ में आ गया कि किस प्रकार विराम चिन्हों का परिवर्तन करके हम एक ही वाक्य को बदलकर उसका अर्थ और उसका भाव हम अलग कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं विराम चिन्ह के अलग अलग प्रकार और उनके संकेत। हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह कुल मिलाकर 12 है। तो कौन कौन से हैं, यह सबसे पहले पढ़ते हैं। हिंदी के विराम चिन्ह कुछ इस प्रकार है: पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह। देखो चिन्ह के सामने जो नाम लिखे उसके आगे मैंने उनके संकेत भी लिख दिए कि पूर्ण विराम किस प्रकार से होता है, अर्ध विराम का चिन्ह कैसे होता है, अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्न चिन्ह कैसा होता है, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह किस प्रकार से होता है, फिर योजक या विभाजक चिन्ह कैसे होता है, यह मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यह अब तक हमने 6 प्रकार पढ़े। अब आगे भी प्रकार है, देखते हैं कौन से हैं। आगे के विराम चिन्ह के प्रकार हैं निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उनके सिंबल भी आगे दिखाई दे रहे हैं हमें, फिर विवरण चिन्ह, कोष्टक, हंसपद और लाघव चिन्ह। तो इस प्रकार हिंदी के कुल मिलाकर 12 विराम चिन्ह के अलग अलग प्रकार है। तो हम इन 12 विराम चिन्ह को विस्तार के साथ अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सा प्रकार है यह देखते हैं। विराम चिन्ह और उनके संकेत। सबसे पहले देखते हैं विराम चिन्हों के प्रकारों में हम पहला पढ़ने वाले हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह कब लगाया जाता है पता है सबको। कब लगाया जाता है? जब वाक्य समाप्त होता है या वाक्य का अंत होता है, तब पूर्ण विराम लगाया जाता है। हिंदी में पूर्ण विराम का संकेत देखिए कैसा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है। हिंदी में पूर्ण विराम वाक्य के अंत में इस प्रकार से होता है। अब अलग अलग भाषा में अलग अलग पूर्ण विराम के चिन्ह होते हैं। जैसे कि
अगर हम अंग्रेजी में देखते हैं तो सेंटेंस खत्म होने के बाद उसका जो होता है डॉट, अंग्रेजी लिपि में हम डॉट देते हैं, लेकिन हिंदी में हम पूर्ण विराम का सिंबल ऐसा होता है, इसे हम दंडी या खड़ी पाई भी हम बोल सकते हैं। अब देखते हैं पूर्ण विराम का, हम पढ़ते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य समाप्त होने पर कुछ देर रुकने के लिए तथा वाक्यों के अंत में किया जाता है। इस चिन्ह के द्वारा हमें वाक्य की पूर्णता का बोध होता है। उदाहरण दिए हैं मैंने, पहला उदाहरण है, मोहन मैदान में खेल रहा है। देखो यहाँ पर यह वाक्य खत्म हो गया है, यहाँ पर यह वाक्य पूर्ण हो गया है। यह हमें किससे पता चला कि यहाँ पर हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया है, कि वाक्य के अंत में या वाक्य का समाप्त होने के बाद यह चिन्ह लगाया गया है। अब दूसरा उदाहरण, मैं पत्र लिख रहा हूं। तो देखो यहाँ पर भी वाक्य खत्म हो गया है और उसके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। तो इस प्रकार वाक्य की पूर्ण विराम चिन्ह लगा देने से वाक्य की पूर्णता का बोध हमें हो रहा है। इस चिन्ह का प्रयोग अर्थात पूर्ण विराम, इस चिन्ह का प्रयोग सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य के अंत में किया जाता है। देखो वाक्य, अलग अलग प्रकार के वाक्य हमने पढ़े हैं, इसके वाक्य के जो अलग अलग प्रकार है, संयुक्त वाक्य हो, सरल वाक्य हो या मिश्र वाक्य हो, चाहे वाक्य कौन सा भी प्रकार का हो, लेकिन पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के अंत में ही लगाया जाता है। अब देखते हैं विराम चिन्ह का दूसरा प्रकार, जिसका नाम है अर्धविराम। इसे हम क्या कहेंगे? अर्धविराम। देखो अर्धविराम का मैंने आपको सिंबल, चिन्ह भी आपको लिख कर दिया है कि किस प्रकार से होता है अर्धविराम का, कि एक छोटा सा डॉट होता है और उसके नीचे बिल्कुल एक छोटा कॉमा होता है, इसे कहेंगे अर्धविराम। तो यह अर्धविराम का प्रयोग कब किया जाता है, पढ़ते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम से लगभग आधे समय रुकने के लिए या कम समय के रुकने के लिए तथा उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए किया जाता है। तो देखो जहां पर पूर्ण वाक्य का प्रयोग किया जाता है और अगर वाक्य थोड़ा लंबा हो, वाक्य के हमने प्रकार देखे थे कि उपवाक्य, कि एक ही वाक्य में दो वाक्य हो और एक दूसरे पर वह आश्रित होते हैं, तब हम दो वाक्य को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं अर्धविराम का। तो देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण है कि जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था। यहाँ पर थोड़े समय के लिए रुका भी गया है, आगे वाक्य कंटिन्यू है, वही मेरा दुश्मन बन गया। तो देखो यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो गया, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लग गया। और देखो यहाँ पर दो वाक्य है, जिससे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था, और दूसरा वाक्य वही मेरा दुश्मन बन गया। तो इन वाक्यों को जोड़ते समय, क्योंकि यहाँ पर यह उपवाक्य है और यह इस पर आश्रित है, इसलिए उपवाक्य को जोड़ने के लिए अर्धविराम इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। कल मेरे मित्र आए, हम घूमने गए, हमने बहुत मजे किए। तो देखो अलग अलग छोटे छोटे तीन वाक्य है, लेकिन वह एक साथ जुड़े हुए हैं। कल मेरे मित्र आए, अल्पविराम लगा दिया, अर्धविराम लगा दिया, हम घूमने गए और हमने बहुत मजे किए। तो यहाँ पर वाक्य खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लग गया। लेकिन इन तीन वाक्यों को जोड़ने के लिए या तीन वाक्य बोलते समय, छोटे छोटे संवाद बोलते समय हम थोड़े समय के लिए रुकते। कल मेरे मित्र आए, फिर
अर्धविराम का चिन्ह लगा दिया। हम घूमने गए, हमने बहुत मजे किए। तो इस प्रकार जब पूर्ण विराम के आधे समय या कम समय के लिए रुकने के लिए इस अलग अलग वाक्यों के बीच में हमने अर्धविराम इस चिन्ह का प्रयोग किया है। तो बच्चों, अब तक हमने विराम चिन्ह की डेफिनेशन देखी, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा उसको समझा और विराम चिन्ह के अलग अलग प्रकार भी देखे। विराम चिन्ह के और भी बहुत सारे प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।